नंद की शादी में पतली जेठानी और मोटी देवरानी का पहनावा। शहर के सबसे बड़े मॉल्स में से एक क्लोथ स्टोर में साड़ी पहने युक्ति अपने लिए साड़ी पसंद कर ही रही थी कि तभी अनारकली सूट पहने उसकी जेठानी लतिका वन पीस लिए उसके पास आकर, देखो देवरानी जी, ये वन पीस कितना अच्छा लग रहा है, लेटेस्ट फैशन है। जेठानी जी, आप देख तो रही हो कि मैं कितनी मोटी हूँ, मुझे ये वन पीस फिट कैसे आएगा? देवरानी जी, मैं आपके लिए पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं तो अपने लिए पूछ रही हूँ। ओह, तो ऐसा बोलो ना। मुझे पता है कि अब तुम मोटी हो गई हो और तुम पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी साड़ी तो पहननी पड़ती है जेठानी जी। जेठानी जी, आपको तो पता है कि जब से मेरी सिजेरियन हुई है तब से मेरा वेट बढ़ने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी आप मुझसे इस तरह का मजाक कर रही हो। किस ख्याल में खो गई देवरानी जी? जल्दी से शॉपिंग करो, घर पर लल्ला रो रहा होगा। लतिका अपने लिए गाउन, अनारकली सूट और वन पीस, युक्ति अपने लिए 3 साड़ियां खरीद कर घर पहुंचती है। अपने कमरे की अलमारी खोलकर युक्ति जैसी खरीदी हुई साड़ियां रखने लगती है, वैसे उसके 6 महीने के बच्चे आरव को गोद में लिए उसका पति नकुल वहां पहुंचता है। अरे, तुम मार्केट से कब आई और बताया नहीं कि मार्केट से क्या लाई? मार्केट से लाई तीनों साड़ियां दिखाते हुए। मैं ये साड़ियां लाई हूँ। क्या यार मुक्ति, तुम आजकल अपने लिए साड़ियों के अलावा कुछ लेते ही नहीं हो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी अब जेठानी जी की तरह बात करने लगे। युक्ति की बात का जवाब देने से पहले नकुल की नजर अलमारी में रखे युक्ति के पुराने कपड़ों, गाउन, वन पीस और सलवार सूट पर पड़ी। युक्ति, तुम इन पुराने कपड़ों में कितनी सुंदर दिखती थी ना। हाँ, लेकिन अब बीते दिनों को याद करके क्या फायदा? अब जो है उसे बदला तो नहीं जा सकता। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, नकुल का हाथ पकड़कर। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। युक्ति और नकुल बात कर ही रहे थे कि तभी वहां युक्ति की जेठानी वही वन पीस ड्रेस पहनकर उनके कमरे में आती है जो वो खरीद कर लाई थी। बताओ देवरानी जी, मैं इस वन पीस में कैसी लग रही हूँ? इसमें पूछने की कौन सी बात है जेठानी जी, आप कुछ भी पहन लो, आप पर अच्छा ही लगता है। ये वन पीस भी आप पर जच रहा है। काश तुम भी पहले की तरह फिट होती, दुबली पतली होती, तो हम दोनों देवरानी जेठानी वन पीस पहनकर घूमने जाते या साथ में फैमिली फंक्शन अटेंड करते। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी हॉल में रवि का फोटो लिए बैठे उनके सास ससुर गंगा और दिनेश जी। छोटी बहू, बड़ी बहू, हॉल में तो आओ। दोनों देवरानी जेठानी युक्ति के कमरे से निकलकर हॉल में जाती हैं, जहां बैठे दोनों के सास ससुरों ने रवि का फोटो दिखाते हुए। बहुओं, देखो ये लड़का कैसा है, तुम्हारी नंद के लिए अच्छा तो रहेगा ना? गंगा से रवि का फोटो लेकर लतिका। लड़का तो हैंडसम है, स्टाइलिश है, फिट भी दिख रहा है। युक्ति को रवि का फोटो दिखाकर। देवरानी जी, तुम भी अपनी राय सबको बताओ इस लड़के के बारे में। अपनी जेठानी के हाथ से रवि का फोटो लेकर उसे अच्छा से देखने के बाद युक्ति। लड़का स्टाइलिश तो है और हैंडसम भी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में पहने हुए कपड़े देखकर किसी के बारे में अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। छोटी बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं लड़के से बिना मिले ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि वो कैसा है। आखिर मेरी नंद का होने वाला पति चुनना है, बाजार से कपड़े थोड़ी खरीदना है। युक्ति की कही बात उसकी जेठानी और सास को पसंद नहीं आती। देवरानी जी, तुम तो चुप ही रहो। मुझे पता है तुम जलन की वजह से ऐसा बोल रही हो, लेकिन मुझे पता है लड़का बहुत अच्छा है। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी बहू, लड़का बहुत अच्छा है और उसे तुम्हारी नंद आभा बहुत पसंद है। हम सब कल ही उसके घर रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। अगले दिन गंगा जी अपने पूरे परिवार के साथ रवि के घर पहुंच जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी ने साड़ी पहनी हुई थी। लतिका का पूरा शरीर साड़ी से ढका हुआ था, लेकिन युक्ति का शरीर मोटा होने की वजह से उसकी कमर दिख रही थी। हॉल में रखे सोफे पर रवि और उसके मम्मी पापा, सरस्वती और रामलाल जी के साथ बैठे गंगा और दिनेश जी रवि को देखकर। हमें आपका लड़का पसंद है भाई साहब। अरे बधाई हो भाई साहब, हमें भी आपकी लड़की पसंद है, लेकिन एक ही शर्त पर हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। कैसी शर्त भाई साहब? हम चाहते हैं कि शादी कम खर्चे में हो और चर्चा ज्यादा हो। हम आपकी बात समझे नहीं भाई साहब, जरा खुलकर बताइए। इनके कहने का मतलब है कि शादी के सभी फंक्शंस कंबाइंड रहेंगे, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन। इस तरह आपका और हमारा कम खर्चा होगा और शादी के चर्चे भी होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहन जी, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है। वो सभी शादी के फंक्शन डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी रवि का नौकर लल्लन वहां चाय लेकर आता है। वो सबको चाय सर्व कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर गोद में आरव को लिए बैठी युक्ति की कमर पर पड़ती है और वो युक्ति की कमर घूरने लगता है। युक्ति के बगल में बैठी उसकी जेठानी लतिका लल्लन की नीयत देखकर युक्ति से,
देवरानी जी, तुमने किस तरीके से साड़ी पहनी हुई है? देखो ये नौकर आपको कितनी गंदी नजर से देख रहा है। अब तो शर्म कर लो और अपनी कमर ढक लो। मैं क्या करूं जेठानी जी, साड़ी मुझे छोटी पड़ती है, जिस वजह से मैं अपनी कमर अच्छी तरह से नहीं ढक सकती। अभी ये हाल है तो शादी के फंक्शन में क्या होगा, न जाने आपके नाप के कपड़े मिलेंगे भी या नहीं। दोनों देवरानी जेठानी की खुसर फुसर के बीच में। अरे ठीक है भाई साहब, अगले महीने की 23 तारीख को होटल द ग्रैंड वेडिंग में हल्दी, मेहंदी और संगीत का फंक्शन और 24 तारीख को शादी। हाँ भाई साहब, तो फिर मिलते हैं 23 तारीख को होटल द ग्रैंड वेडिंग में। आभा की शादी रवि से तय करके और शादी के सभी फंक्शंस और उनकी डेट डिसाइड करके वो सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। घर वापस आकर हॉल में बैठे वो सभी लोग शादी के फंक्शंस में कौन क्या पहनेगा इस बात पर डिस्कस करते हैं। मैं होने वाली दुल्हन हूँ तो मेरा तो फिक्स है कि मैं हल्दी में येलो अनारकली सूट, मेहंदी में ग्रीन शरारा, संगीत में गाउन और फेरों के लिए तो मरून लहंगा ही होगा। मैं होने वाली दुल्हन की बड़ी भाभी हूँ तो मेरा भी शादी के सभी फंक्शंस में स्टाइलिश दिखना तो बनता है और मैं शादी के फंक्शंस में मेरा पहनावा एक सरप्राइज रहेगा। हम दोनों भाइयों ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम हल्दी मेहंदी में येलो और ग्रीन कुर्ता, संगीत में इंडो वेस्टर्न शेरवानी और शादी वाले दिन कोट पैंट ही पहनेंगे। अरे भाई, हम भी तो होने वाली दुल्हन के मम्मी पापा हैं, लोग हमें भी तो देखेंगे। तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी शादी के हर फंक्शन में अपने पहनावे से तुम यंग लड़कों को पीछा छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। युक्ति खामोशी से उन सभी की बातें सुन रही थी कि तभी, छोटी भाभी आप क्या पहनोगी, आपने कुछ बताया नहीं। देवरानी जी क्या ही पहनेंगी साड़ी के अलावा। जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है, मेरे नाप के कपड़े ही कहाँ मिलते हैं, सिर्फ साड़ी है जो मैं पहन सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया नंद जी की शादी के हर फंक्शन में मेरा पहनावा साड़ी ही होगी। देवरानी जी अब तो तुम साड़ी में भी भद्दी दिखती हो, ऐसा लगता है जैसे उबले आलू का छिलका उतर गया हो। बड़ी बहू चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। प्लानिंग तो कर ली, अब जल्दी से इसे एग्जीक्यूट भी करना है। अगले ही दिन आभा का पूरा परिवार शादी की शॉपिंग के लिए मॉल पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही पहले की तरह साड़ी पहने युक्ति मॉल के अंदर पहुंचकर क्लोथ स्टोर्स के डिस्प्ले में लहंगा, जीन्स टॉप, वन पीस, गाउन और फैंसी साड़ियां देखती है तो वो उदास हो जाती है और गोद में आरव को लिए, आप सब शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। इतना बोलकर युक्ति आरव को गोद में लिए मॉल से बाहर निकलकर मॉल के बाहर रखी बेंच पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे उसका पति नकुल भी आता है। और क्या हुआ युक्ति, तुम सब लोगों को छोड़कर यहाँ अकेली आकर क्यों बैठ गई? तुम जाओ सबके साथ शॉपिंग करो, मेरी वजह से अपना मूड खराब मत करो। अच्छा मैं समझ गया, तुमने क्लॉथ स्टोर्स की डिस्प्ले में लगे कपड़े देखे होंगे और तुम्हें बुरा लगा होगा क्योंकि तुम अब वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। हाँ मुझे बुरा लगा क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मोटी हो गई हूँ और अब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम भी मेरे लिए परेशान मत हो और जाओ जाकर शॉपिंग करो। युक्ति के पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों में हाथ रखकर नकुल, मैं तुम्हारे बिना शॉपिंग कैसे कर सकता हूँ और तुम उन लोगों की बातों से दुखी हो रही हो जिन्हें सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखती है। अरे खुद को तुम मेरी नजरों से तो देखो, तो पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत हो तुम। नकुल के प्यार से समझाने पर युक्ति की निराशा दूर हो जाती है और वो अपने घुटनों से उसका हाथ हटाते हुए, हटो यहाँ से, मुझे मस्का मत लगाओ। युक्ति का हाथ पकड़कर, अरे मेरी मोटो उठना और मेरे साथ शॉपिंग पर चल। ये दुनिया मुझे खुश नहीं रहने देती और मेरा नादान पति मुझे दुखी। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, उठो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने की आज्ञाकारी पत्नी। नकुल युक्ति को शॉपिंग मॉल के अंदर एक साड़ी के स्टोर में ले जाता है और शॉपकीपर पंकज से, भाई साहब मेरी मोटो आई मीन मेरी वाइफ को सबसे अच्छी साड़ियां दिखाइए। जी अभी दिखाता हूँ। इधर पंकज युक्ति को साड़ियां दिखाने लगता है, उधर उसके बगल वाले स्टोर में ढेर सारे लहंगा, शरारा, गरारा, गाउन्स और अनारकली सूट के ढेर के बगल में बैठी स्टाइलिश उसकी जेठानी नंद और सास ससुर शॉपकीपर आनंद से, भैया कुछ और अच्छा सा दिखाइए ना, इनमें से हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। बहन जी मैंने आपको अपने स्टोर के सबसे अच्छे और लेटेस्ट डिजाइनर कपड़े दिखा दिए हैं, इनके अलावा मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है। लतिका शॉपकीपर से बात कर ही रही होती है कि तभी हरी, पीली, नीली और लाल साड़ी लिए युक्ति अपने पति के साथ उनके पास पहुंच जाती है और, मैंने अपनी शॉपिंग पूरी भी कर ली और आप अभी तक कुछ पसंद भी नहीं कर पाए। हमें थोड़ी ना सिर्फ साड़ी लपेटनी है जो हमें सिर्फ साड़ियां ही पसंद करनी है, हम अपने लिए इतनी सारी अवेलेबल वैरायटीज में से पसंद कर रहे हैं।
ठीक है, आप लोग करिए अवेलेबल वैरायटीज में से चूज। मुझे तो अभी बहुत कुछ खरीदना है, साड़ियों की मैचिंग ज्वेलरी, इनके लिए कपड़े, और आरव भी तो है, इसकी बुआ की भी तो शादी है। ये अभी बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, शादी में इसे भी तो सबसे हटके दिखना होगा ना। इतना बोलकर युक्ति नकुल के साथ वहां से चली जाती है। मॉल से शॉपिंग करके शाम को पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सबको अपने नकुल और आरव के लिए कपड़े खरीद दिखाती हुई युक्ति। हमारी शॉपिंग तो हो गई, अब बस ननद जी की शादी के फंक्शंस का इंतजार है। देवरानी जी, तुमको तो सिर्फ साड़ियां ही खरीदनी थी, इसीलिए तुम्हारी शॉपिंग जल्दी हो गई। मुझे और ननद जी को शादी की शॉपिंग करने में पूरा महीना लग जाएगा। इस तरह लतिका और आभा की शॉपिंग कई दिनों तक चलती है और फिर आखिरकार वो दिन मतलब 23 तारीख आ ही जाती है और पूरा परिवार होटल द ग्रैंड वेडिंग के स्वीट्स में बैठा हल्दी के फंक्शन में क्या पहनना है इस बात पर डिस्कशन कर रहा होता है। पीला गरारा सबको दिखाकर आभा। हल्दी के फंक्शंस में भी मैं पीला गरारा पहनूंगी, आप सब क्या पहनेंगे? आरव की गोद में लिए पीला अनारकली सूट सबको दिखाते हुए लतिका। मैं आपके हल्दी के फंक्शन में ये अनारकली सूट पहनूंगी, आखिर होने वाली दुल्हन की बड़ी भाभी का भी कोई रुतबा होता है। पीली साड़ी सबको दिखाकर युक्ति। मैं तो पीली साड़ी पहनूंगी। हम दोनों भाइयों ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम पीला कुर्ता ही पहनेंगे। और तुम्हारे माँ बाप पीला कुर्ता और साड़ी। कुछ देर बाद शुरू होने वाले आभा के हल्दी के फंक्शन में कौन क्या पहनेगा डिसाइड करके वो सभी होटल के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी होटल के लॉन में बने हल्दी के स्टेज पर अपना मनपसंद पहनावा पहने पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही वर पक्ष सरस्वती, रामलाल, रोशनी, अतुल, आशा और जितेंद्र हल्दी का पहनावा पहने उनका इंतजार कर रहे थे। आभा के बगल में चल रही लतिका और युक्ति को देखकर, वाह भाभी की बड़ी भाभी कितनी प्रिटी लग रही हैं। यार आखिर ये खाती क्या है, कुछ खाती भी है या नहीं? मुझे तो इनसे जेलसी फील हो रही है। हाँ, लेकिन ये भाभी की छोटी भाभी ने कैसी साड़ी पहन रखी है, पूरी कमर दिख रही है, इन्हें कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं है। ऐसा पहनावा पहनकर कोई अपनी नंद के हल्दी फंक्शन में शामिल होता क्या? मैं होती तो अपने साथ इन्हें कभी ना लाती। उन दोनों की बातें सुनकर युक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो सबसे पीछे चली जाती है। अरे जो मैं चाहती थी ठीक वही हुआ। ननद की शादी के सभी फंक्शंस में अपने पहनावे से देवरानी को नीचा दिखाने का अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। आभा के रवि के साथ हल्दी के स्टेज में बैठने के बाद आभा के मम्मी पापा, बड़े भैया भाभी, रवि के मम्मी पापा, कजिन्स, बुआ, फूफा सब बारी बारी से उन्हें हल्दी लगाते हैं। वो सभी जब हल्दी लगा रहे होते हैं तब युक्ति होटल के रिसेप्शन में जाकर बैठ जाती है। युक्ति को वहां न पाकर लतिका से उसकी सास गंगा, बड़ी बहू तुम्हारी देवरानी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही, वो हल्दी नहीं लगाएगी क्या? लतिका इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नजर रिसेप्शन में बैठी युक्ति पर पड़ती है। मम्मी जी बस 2 मिनट दीजिए, मैं देवरानी जी को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर लतिका वहां से रिसेप्शन में बैठी अपनी देवरानी युक्ति के पास जाती है और, देवरानी जी वहाँ ननद जी की हल्दी का फंक्शन चल रहा है और तुम यहाँ बैठी हो। जेठानी जी आपने भी उन लोगों की बातें सुनी थी ना? हाँ तो वो गलत कहाँ बोल रहे थे? लोगों की बातों का इतना ही बुरा लगता है तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए था ना कि आपका वजन इतना ना बढ़े। लेकिन जेठानी जी, अभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी तुम चलो मेरे साथ। लतिका युक्ति का हाथ पकड़कर उसे हल्दी के स्टेज तक ले जाती है। युक्ति को देखकर, अरे ये कद्दू फिर से यहाँ आ गई। अरे कद्दू नहीं है तो साड़ी लपेट भालू है, भालू। उन लोगों की बातें सुनती हुई युक्ति अपने पति नकुल के साथ स्टेज पर जाती है और जल्दी जल्दी आभा और रवि को हल्दी लगाकर अपने रूम में आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक एक करके उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है और, छोटी बहू तुम वहां से भाग कर क्यों आ गई? सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अरे सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आभा की छोटी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उनके बीच सब ठीक तो है ना? छोटी बहू तुम उसकी छोटी भाभी हो, तुम्हें अपनी जेठानी की तरह अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं वहाँ से यहाँ ना आती तो आखिर क्या करती? वहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझसे उनकी बातें सुनी नहीं गई, इसीलिए मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। देवरानी जी तुम लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकती, इसीलिए जब तक ननद जी की शादी नहीं हो जाती तब तक अपने कानों को बंद कर लो और सबकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दो। युक्ति को समझाकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद युक्ति के कॉलेज फ्रेंड्स रानी, अमीशा, सीमा और धीरज वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर युक्ति, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम सब, विदाई होने के बाद आते। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है ऑफिस से छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है और फिर हमें शॉपिंग भी तो करनी थी। उन चारों को रूम की चाबी देते हुए, अच्छा ठीक है, तुम चारों अपने रूम में जाकर फ्रेश हो लो और कुछ देर बाद लॉन में मिलते हैं ननद के मेहंदी फंक्शन में। युक्ति का मोटापा देखकर,
ये तूने कैसी हालत बना ली अपनी? 6 महीने पहले तुझे देखा था, तब तो तू ऐसी नहीं थी। अपनी हालत के बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले तुम सब वो करो जो मैंने कहा है। कुछ देर बाद युक्ति का पूरा परिवार, उसके दोस्त लॉन में आभा के मेहंदी फंक्शन के लिए अपनी अपनी पसंदीदा पोशाक में पहुंच जाते हैं। युक्ति और उसके दोस्तों के वहां पहुंचने से पहले ही मेहंदी के स्टेज पर बैठे आभा और रवि को रोशनी और लतिका मेहंदी लगाने लगी थी। युक्ति अपने दोस्तों के साथ हरी साड़ी पहने वहां पहुंचती है। युक्ति की दिखती कमर को देखकर सरस्वती और रामलाल जी, ये हमारी बहू की छोटी भाभी ने कैसी साड़ी पहनी है, इसे तो ये सोच भी नहीं है कि लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। लतिका को देखकर रामलाल जी, अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरस्वती। वहीं दूसरी तरफ इसकी जेठानी को देखो, कितनी शालीनता और सभ्यता से हरा शरारा पहना है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये लड़की की भारी भाभी है। उन दोनों की बातें सुनकर युक्ति वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उनके दोस्त भी जाते हैं। उन सबके जाने के बाद लतिका, ये लोग जिंदगी भर मेरी तारीफ करते रहे और मैं ऐसे ही सुनती रहूं। इधर अपनी नंद को मेहंदी लगाती हुई लतिका लोगों की तारीफ से सुनकर खुश हुई जा रही थी। उधर युक्ति के कमरे में उसके सभी दोस्त, युक्ति, तू किसी को जवाब क्यों नहीं दे रही? तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? क्या हुआ तुझे? तूने उनको पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? जिस लड़की को हम जानते थे वो तो ऐसी नहीं थी, वो मुंहफट थी, लोगों की गलत बात का जवाब देती थी। चल छोड़ना यार, कहने दे जिसे जो कहता है। अब मैं थक गई हूँ लोगों को जवाब देते देते। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तू अपना कॉन्फिडेंस वापस ला और लोगों को जवाब दे। यार, सिजेरियन के बाद मेरा वजन लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ा वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी घट गया। अब तुम सभी बताओ, घटे कॉन्फिडेंस से मैं लोगों को कैसे जवाब दूं? वो सभी जिस समय युक्ति को समझा रहे थे उसी समय आभा को मेहंदी लगाकर अपने कमरे में आईने के सामने गाउन लिए खड़ी लतिका। कितना मजा आ रहा है ननद जी की शादी में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पहनावे से देवरानी जी को इतना परेशान कर सकती हूँ। उधर युक्ति के कमरे में उसे समझाते हुए उसके दोस्त, ये तुझे क्या हो गया युक्ति? तो हमारे कॉलेज की स्टाइलिश क्वीन हुआ करती थी। कॉलेज की सारी लड़कियां तुझसे फैशन टिप्स लिया करती थी। अब मेरी शादी हो गई और मैं मोटी हो गई हूँ, मुझ पर कुछ अच्छा नहीं लगता। दुनिया में करोड़ों मोटे लोग हैं, तो क्या वो कपड़े नहीं पहनते? क्या वो फैशनेबल नहीं दिखते? मुझे औरों का नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं मोटी हूँ और साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं पहन सकती। कुछ दिनों बाद तो मेरी साड़ी भी पहनना मुश्किल होगा। अभी तो तू जल्दी से संगीत के लिए रेडी हो जा, बाकी कल सबको पता चलेगा कि तू क्या है। युक्ति को समझाकर उसके दोस्त अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो साड़ी पहनकर मैचिंग ज्वेलरी पहनने लगती है। इधर अपने कमरे में उसकी जेठानी गाउन पहनकर लॉन में संगीत के स्टेज के पास पहुंचकर अपने और रवि के परिवार के साथ खड़ी लतिका। ये देवरानी जी भी न जाने कब तक आएंगी। लतिका अपनी देवरानी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए और कमर से साड़ी ऊपर करती हुई युक्ति उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। युक्ति को देखकर रवि की बुआ, बहू तेरे शरीर की तरह साड़ी नहीं बढ़ती, इसीलिए थोड़ा कम खाया कर। क्या हुआ बुआ जी आपने? देवरानी जी, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो और जल्दी से स्टेज पर आओ, पहली परफॉर्मेंस आपकी है। अपनी जेठानी के कहने पर युक्ति तुरंत स्टेज पर चढ़ जाती है और लतिका डीजे तुषार के पास जाकर चितियां कलाइयां गाना प्ले करवाती है। गाना प्ले होते ही जैसे ही युक्ति डांस के 2-3 स्टेप्स करती है, उसकी साड़ी का पल्लू खिसक जाता है। इसे साड़ी पहननी भी नहीं आती, साड़ी भी खुल गई। जब पता है कि शरीर में साड़ी नहीं टिकती तो नाचने की क्या जरूरत थी? अब नाक कट गई ना इतने सारे मेहमानों के सामने। कुछ लोगों को तो बस अपनी पड़ी होती है, वो दूसरों के बारे में कहाँ सोचते हैं। अब मेरी देवरानी जी की वजह से ननद को ससुराल में कितने ताने सुनने को मिलेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर युक्ति रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त और पति भी जाते हैं। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम रो क्यों रही हो? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं, ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी वजह से मेरी नंद को भी ताने सुनने पड़ेंगे। वो सभी युक्ति को समझा ही रहे थे कि तभी वहां उसकी जेठानी, सास, ससुर और नंद पहुंच जाती हैं और मेरे सभी वेडिंग फंक्शंस बर्बाद करके आपके दिल को चैन मिल गया ना? छोटी भाभी, हल्दी में भी आपने नाटक किया, मेहंदी में भी नाटक किया और संगीत में भी आपने हद ही पार कर दी। भगवान के लिए अब मेरी शादी के दिन ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। छोटी बहू, तू तो कल मंडप के पास आना ही मत। ये कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? अपनी ननद की शादी में भला एक भाभी कैसे नहीं आएगी? आप उनको एक और मौका दे दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। लतिका के समझाने पर उसकी सास का गुस्सा शांत हो जाता है और युक्ति की तरफ देखकर, हाँ ठीक है, तू आना, लेकिन सबसे पीछे रहना, आगे आने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं आऊंगी नहीं। ठीक है, जो तुझे करना है कर।
युक्ति को डांटकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये क्या है, तू अपनी ननद की शादी में क्यों शामिल नहीं होगी? सही कह रही हूँ, एक तरफ मेरी जेठानी है जिनके पहनावे की सब तारीफ करते हैं और एक तरफ मैं हूँ जिसके पहनावे से सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तू चिंता मत कर, बस कल शादी में जाने के लिए रेडी रहना और फिर देखना सब लोग तेरी तारीफ कैसे करते हैं। क्यों, कल ऐसा क्या हो जाएगा? बस तू देखती जा हम सब क्या करते हैं। अब तक तुझे ताने मार रहे थे ना जो, उनके मुंह से तारीफ निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये तो इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल डार्लिंग, बस तू कल शादी अटेंड करने के लिए रेडी रहना। इतना बोलकर वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह युक्ति नाइट गाउन पहने होटल की बालकनी में खड़ी अपने सभी ससुराल वालों और नंद के ससुराल वालों को शादी के मंडप के पास खड़े मस्ती करता हुआ देख रही थी। तभी उसके पास उसकी जेठानी लतिका पिंक कलर का लहंगा पहने हुए आती हैं और देवरानी जी, अब तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई? तुमको अपनी ननद की खुशी में शामिल नहीं होना है क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे मजा कैसे आएगा? चलो ना देवरानी जी, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। लतिका युक्ति को मना ही रही थी कि तभी युक्ति के फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं, हाथ में ट्रॉली बैग लिए धीरज। दीदी आप परेशान मत हो, आपकी देवरानी शादी में जरूर शामिल होगी। धीरज के कहने पर लतिका वहां से मंडप में चली जाती है, जहां दूल्हा बना मंडप में बैठा रवि मंडप के पास खड़े उसके मम्मी पापा, बुआ, फूफा, कजिन्स और लतिका के सास, ससुर, पति और देवर पहले से ही मौजूद थे। लतिका को देखकर, अरे अगर समधी जी की बड़ी बहू ने मांग न भरी होती और मंगलसूत्र न पहना होता तो लोग इसे दुल्हन समझ लेते। सच में तो दुल्हन ही लग रही है, शादी के इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदली है, एकदम फिट है, पता नहीं क्या खाती है। और एक इसकी देवरानी है जो खा खा कर मोटी हो रही है, फिर भी उसे शर्म नहीं आ रही है। मैं तो ना झेलूं मोटी बहू को, अगर मेरी बहू ऐसी होती तो मैं उसे घर से निकाल देती या एक टाइम का खाना ही ना देती। उन लोगों के मुंह से अपने लिए तारीफ और अपनी देवरानी की बुराई सुनकर, वाह, ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और मेरी देवरानी की बुराई। काश अभी वो यहाँ होती और इनकी बातें सुनती तो उसका रिएक्शन देखकर मुझे कितना मजा आता। लतिका सोच ही रही थी कि तभी वहां पंडित जी आते हैं, मंडप में जाकर नवग्रह बनाकर। कन्या को बुलाइए। पंडित जी की बात सुनकर लतिका अपनी नंद आभा के कमरे में आती है और मैरून कलर का लहंगा और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पहने उसे धीरे धीरे मंडप की तरफ लाती है कि तभी मंडप में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखकर, ये तो कितनी प्यारी लग रही है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी खूबसूरत लग सकती है। बस पहनावा बदलने की देर है, इंसान की पहचान ही बदल जाती है। उन लोगों की बातें सुनकर लतिका, इन लोगों की बातों से तो लग रहा है कि ये ना तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और ना नंद जी की, तो आखिर ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? सोचती हुई लतिका जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखती है घेर वाला वेस्टर्न लहंगा पहने, वेस्टर्न हेयर स्टाइल लिए अपनी देवरानी और उसके चारों दोस्त। पहली नजर में वो उसे पहचान ही नहीं पाती। ये कौन है? ये मोटी तो है लेकिन इस पहनावे में कितनी सुंदर लग रही है। लतिका और आभा रुककर युक्ति को देखने लगती हैं। कुछ देर बाद युक्ति उनसे आगे निकलकर मंडप के पास जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो जाती है। युक्ति को ध्यान से देखती हुई उसकी सास, अरे छोटी बहू, तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं था। बहू, तुमने तो आज मेरी सोच ही बदल दी। मुझे लगता था कि मोटे लोग खूबसूरत नहीं लग सकते, लेकिन तुम्हारा पहनावा देखकर एक बात समझ में आ गई कि बस कपड़े पहनने का सलीका होना चाहिए, कोई भी खूबसूरत लग सकता है। भाभी की छोटी भाभी, आज तो लुक में आपने अपनी जेठानी को भी पीछे छोड़ दिया, और सच कहूँ तो दुल्हन बनी मेरी भाभी भी आपसे कम लग रही है। वो तो सिजेरियन के बाद मेरा वजन बढ़ गया, नहीं तो मैं हमेशा अपनी जेठानी से अच्छी ही दिखती थी। उन लोगों की बातें सुनती हुई लतिका आभा को मंडप तक ले जाती है। कुछ ही देर में शादी के पहले के विधि विधान करने के बाद पंडित जी उन्हें 7 फेरे लेने को कहते हैं। 7 फेरे लेते अपने नंद और नंदोई पर फूल बरसाती हुई अपनी देवरानी के बगल में खड़ी लतिका। देवरानी जी ने आखिरी बाजी अपने नाम कर ही ली। मान गए देवरानी जी, आपने नहले पर दहला फेंका है।